अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो हमारे पास एक मॉडर्न फॉर्म में है उसकी फार्मूलेशन कैसे हुई थी, उसको बनने के क्या स्टेप्स थे, उनमें किन किन साइंटिस्ट किन किन बायोलॉजिस्ट ने अपना किरदार अदा किया था, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो नेचुरल जो स्टडीज़ हैं, नेचर की जो स्टडीज़ हैं, उनके बारे में जो सबसे पहले स्टडी स्टार्ट की थी वो एंशियंट ग्रीक्स ने की थी, जिनमें से एक जो मशहूर साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने जो ह्यूमंस या फिर जो दूसरे बायोलॉजिस्ट या दूसरे साइंटिस्ट थे उन्हें ये आइडिया दिया कि किसी ना किसी जगह पे जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसी ना किसी जगह पे जाके एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब उनके दरमियान ये कौन सी की है कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अब उन्होंने ये एक दूसरे साइंटिस्ट से दूसरे बायोलॉजिस्ट जो थे उनको एक आइडिया दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि इज़ देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स, उनके दरमियान कोई एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, एक कॉमन यूनिट है जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करता है, जिसके आजकल हम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन, इसकी जो सेल थ्योरी है उसकी फॉर्मेशन में उनका ये सबसे पहला स्टेप था। इसके बाद आता है नेम रॉबर्ट हुक का। इन्होंने 1665 में ये एजाज़ अपना नाम किया कि ये सबसे पहले बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने सबसे पहले जो सेल था उसको डिस्कवर किया था। तो इन्होंने अपनी लाइट माइक्रोस्कोप के साथ, रिकॉल कर लें पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक जो साइंटिस्ट थे, एक जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी, उनका नेम था ज़ेकरियास जॉनसन। उन्होंने 1595 में अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी और उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी थी। तो लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप बनाई खुद की बिना पे, चूँकि ये एक इंजीनियर भी थे, एक मैथमेटिशियन भी थे, फिज़िसिस्ट भी थे। तो इन्होंने अपनी टेक्निक्स के मुताबिक, अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स के मुताबिक इन्होंने खुद से एक लाइट माइक्रोस्कोप बनाई और फिर उसके नीचे इन्होंने रखा हनी कॉम्ब, शहद की मक्खियों का छत्ता रखा, जिनमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे। ठीक है, जिनको उन्होंने सेल्स का नेम दिया। उन्होंने ये देखा कि शहद की जो मक्खियों का छत्ता है उसमें टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं, उनमें छोटे छोटे अलग-अलग इंडिविजुअल। तो उन्होंने इस चीज़ को सेलुला कहा, सेलुलाई। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने सेलुलाई का नाम दिया। अब इस बात का कॉन्सेप्ट आ चुका था कि मे बी सेल एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ में जिस तरह वक्त गुजरता गया उस तरह इनकी स्टडीज़ में इजाफा होता गया। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उनका नेम है एंटोनी वान लेeuwenhoek। इन्होंने फर्दर स्टडीज़ की और इस बार इन्होंने हनी कॉम्ब की बजाय उन्होंने एक वाटर लिया। वाटर के अंदर उन्होंने क्या देखा, पॉन्ड वाटर था उनके पास, तालाब का पानी था। उन्होंने देखा कि उसके अंदर हैं टाइनी ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मे बी जस्ट ह्यूमंस ही नहीं, कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो कि छोटे हैं, जो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो किसी चीज़ पे मुश्तमिल हैं, तो उनकी डिस्कवरी की उन्होंने। अब उन्होंने इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्क्यूल्स कहा। ठीक है, तो इसके बाद जब फर्दर स्टडीज़ हुई इन 1809 में, 1809 में, एक न्यू जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, जिनका नाम जेपी डी लिमार्क, जीन बैप्टिस्ट लिमार्क है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी साइंटिस्ट की जो स्टडीज़ थी उनको स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दी, एक प्रॉपर स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि nobody can have life if its parts are not cellular tissues, are not made from cellular tissues।
ज़िंदगी किसी भी चीज़ की पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज़ की लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेल्यूलर टिश्यूज़ के साथ मिलकर ना बने हों, या फिर वो जिस चीज़ का बना हुआ है वो सेल्यूलर टिश्यूज़ पर मुश्तमिल ना हो। ठीक है, उन्होंने इसको लाइफ के लिए इतना अहम करार दिया है। तो ये उनका जो कॉन्सेप्ट है ये 17th सेंचुरी में तो माइक्रोस्कोप आई थी। अब ये जो सेल्स वाला कॉन्सेप्ट था ये उससे पहले का था, उसके बाद माइक्रोस्कोप आई और उसके बाद इन्होंने फर्दर स्टडीज़ की जिनकी बुनियाद पे उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी। इससे पहले इस स्टेटमेंट का कोई तुक नहीं था, वो इस पर यकीन नहीं रखते थे क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं था। तो इनकी स्टडीज़ को कंटिन्यूज़ करने के बाद अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट रोल प्ले किया। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन उनका नेम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेल लिया और उस सेल को उन्होंने उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसको जानने की कोशिश की और फिर उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइंड किया न्यूक्लियस। ठीक है, उन्होंने फाइंड किया न्यूक्लियस। इसके बाद डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे वो आए, उन्होंने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस की, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए और न्यू न्यू जो चीज़ें थी वो आती गई और सेल थ्योरी की फार्मूलेशन में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है नेम जिन बायोलॉजिस्ट का छठे नंबर पर, वो है मैथियस चिल्ड्रन। इन्होंने 1838 के अंदर इन 1838 एक सेल्स के बारे में ये स्टेटमेंट दी कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स दैट आर इंडिपेंडेंट। ये सेल्स के बारे में एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट है कि जो सभी प्लांट्स हैं वो एग्रीगेट हैं, वो मजमुआ है इंडिविजुअल सेल्स का, जो एक एक सेल मिलके आपस में जमा हो के एक प्लांट को शेप देते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें एक न्यू चीज़ ये पता चली कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, हर एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये इनिशियल थ्योरी थी सेल थ्योरी की। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसमें इजाफ़ा किया और जो फर्दर जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम थियोडर सचवन था, उन्होंने इन 1839 में, एक साल के बाद, उन्होंने यही चीज़ एनिमल्स के अंदर देखी। इन्होंने देखा प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं वो सेल्स के साथ मिलके बने हैं, और इन्होंने क्या देखा कि एनिमल्स के जो टिश्यूज़ हैं, जो ह्यूमंस हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, उनके जो टिश्यूज़ हैं वो भी इंडिविजुअल सेल्स जो कि वैसे थे प्लांट्स के अंदर, उन्हीं सेल्स के साथ वो मिलके बने हैं। ठीक है जी। तो अब इन दोनों ये जो दोनों बायोलॉजिस्ट, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी का आगाज़ कर दिया। अब फर्दर जब स्टडीज़ हुई सेल के रिलेटेड, सेल के ऊपर, तो उनमें एक जो बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नेम है रोडोल्फ विर्चू, इन्होंने इन 1855 के अंदर, कुछ सालों के बाद, उन्होंने अपनी एक न्यू स्टेटमेंट दी अबाउट सेल्स। ओमिना सेलुला ई सेलुला, ये उनकी अपनी लैंग्वेज में है। तो अब इसका मतलब ये है कि ऑल सेल्स, ऑल द सेल्स arise from pre-existing cells। ठीक है जी। तमाम के तमाम जो सेल्स हैं वो उभरते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से बने हुए हैं वो उन्हीं सेल्स की डिवीजन के बाद न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने डिस्कस की और इसको सेल थ्योरी का हिस्सा भी बनाया गया। उसके बाद यही जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी कि तमाम के तमाम जो सेल्स हैं वो पुराने सेल से मिलकर बनते हैं, इसको लुईस पास्चर ने 1862 के अंदर एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ करके भी दिखाया। तो यहाँ पे सेल थ्योरी का आगाज़ हो गया और सेल थ्योरी के रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस थी मॉडर्न फॉर्म में, वो हमें ये देखने को मिली कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है, तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास सेल थ्योरी का
ठीक है, ये सेल थ्योरी का पॉइंट है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक या एक से ज़ायद सेल से मिलके बनते हैं। और दूसरा हमारे पास ये है कि जो सेल्स हैं, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। सेल्स जो हैं ये सबसे छोटे लिविंग थिंग्स हैं अब तक जो जो साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया है। और यही जो सेल्स हैं ये बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन में। इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट इसकी वही जो कि हमें दी थी रडोल्फ विर्चू ने, कि ये जो सेल्स हैं ये फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। न्यू सेल्स arise from the division of pre-existing cell। ठीक है जी, ये हमारे पास एक प्रॉपर सेल थ्योरी जो कि मॉडर्न फॉर्म में अभी अवेलेबल है। उन्होंने हमें दिया कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, और जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन में वो बेसिक यूनिट है, उनका बेसिक किरदार है। और जो न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही मिलके बनते हैं। जहाँ तक था हमारा लेक्चर, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।